हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर है और 9th क्लास की जो ज्योग्राफी की किताब है, जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक है, उसका पहला चैप्टर है इंडिया की साइज और उसकी लोकेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एनसीईआरटीज़ की तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए, जो हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो हमारा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकंड इम्पोर्टेंट कि इस जो एनसीईआरटी बुक के अंदर अगर कोई बात दी गई है, कोई डेफिनेशन दी गई है, कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, तो स्टूडेंट्स उस जो कॉन्सेप्ट है, वो जो टॉपिक है, उससे बेसिकली एग्जामिनेशन में आने की जो चांसेस हैं वो हायर हैं। क्यों हैं अगर उसकी बात करें तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यूपीएससी का जो द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है, इसके अंदर बेसिकली यूपीएससी का जो मेन मोटिव होता है एग्जामिनेशन का, वो मेन मोटिव ये होता है कि जो ग्राउंड प्लेइंग फील्ड हो सभी बच्चों के लिए। कोई बच्चे गाँव से भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, हो सकता है कि कोई बच्चे बिल्कुल ऐसे एरिया से बैठ के प्रिपेयर कर रहे हों जहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल ना हो। तो इस तरीके से जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को देखते हुए यूपीएससी के द्वारा ग्राउंड लेवल में बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड सभी प्लेयर्स के लिए हो, सभी एस्पिरेंट्स के लिए हो। इसीलिए जो कॉमन सोर्स हैं, जो बेसिक सोर्स हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, आप इन जो बेसिकली एनसीईआरटी की जो किताब हैं, जो बेसिक सोर्सेज हैं, उनको आप अच्छे से डिटेल में स्टडी कीजिए। हमेशा जब भी आपको पढ़ाई करनी हो, इनको आप हमेशा डिटेल में स्टडी करोगे या डेडिकेटेड वे में रीड करोगे। 1 या 2 रीडिंग तो आपको मिनिमम इसकी करनी ही चाहिए। जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, इनसे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा कि इन एनसीईआरटी बुक्स के अंदर क्या दिया हुआ है, इनको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है एग्जामिनेशन के लिए। तो इसलिए एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको अच्छे से रीड करना चाहिए। अब हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आज हम 9th क्लास की जो ज्योग्राफी की जो बुक है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमको पता होना चाहिए कि 9th क्लास की जो ज्योग्राफी की किताब है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं, हमको इसको किस तरीके से रीड करना चाहिए, इंडेक्स में क्या क्या बात दी गई हैं। जैसे आप देखिए कि हमने जब 8th क्लास की ज्योग्राफी की किताब जब रीड की थी, तो हमने देखा था कि उसके अंदर 6 चैप्टर थे। 6 चैप्टर्स के बारे में हमने वहीं पे अंडरस्टैंड किया था कि 6 चैप्टर किस किस चीज़ के हैं। कोई यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड था, कोई यहाँ पे इंडिया के इन्वायरमेंट से रिलेटेड था कि इंडिया में किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो पाई जाती हैं, कुछ यहाँ पे पॉपुलेशन से रिलेटेड था। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो हमारी बेसिकली 9th क्लास की जो ज्योग्राफी की जो किताब है उसके अंदर क्या क्या बात मेंशन की गई है स्टूडेंट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो 9th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक होती है 9th और 10th की, इनके अंदर बेसिकली जो हमने 6, 7 और 8 तक जो भी इंफॉर्मेशन गेन की है, उन्हीं का थोड़ा जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो है हमारा 9th क्लास की जो किताब है, इसका जो नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट। कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट नाम से ये किताब का नाम है। अब अगर हम इंडेक्स के बारे में देखें स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि इंडेक्स के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। इसमें कम्प्लीटली इंडिया से रिलेटेड जो बातें हैं वो बताई गई हैं। सबसे पहले यहाँ इंडिया की जो लोकेशन और साइज़ है उसके बारे में बात की गई है। सेकंड के अंदर यहाँ फिजिकल फीचर्स हैं। फिजिकल फीचर्स किस तरीके से, जैसे हमारे हिमालय की जो रेंजेज हैं उनके बारे में बात की जाएगी। फिर इसके बारे में उसमें प्लेन्स के बारे में बात की जाएगी कि ग्रेट इंडियन प्लेन्स, डेक्कन पेनिनसुला, इसके अंदर थार डेजर्ट हैं, इंडियन आइलैंड्स हैं, इन सब की बात की जाएगी। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर इंडिया का जो रिवर सिस्टम है, जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, नॉर्दर्न रिवर्स अलग हैं, सदर्न रिवर्स अलग हैं, कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो पेरेनियल हैं, कुछ ऐसी रिवर हैं सीजनल रिवर हैं। तो उन सब के बारे में यहाँ पे आपको रीड कराएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ पे किस तरीके की रिवर है वो फ्लो करती हैं, कौन सी रिवर है वो डेल्टा बनाती हैं, रिवर का जो ओरिजिन जो प्लेस है वो कौन सा है, रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में ही क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए कि जब आप कभी भी जब आपको समय लगे तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं
प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा के ज़रूर देखिए। तो आप ज्योग्राफी के अगर आप पिछले 20 साल के 25 साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी बेसिक होते हैं। क्लाइमेटोलॉजी एंड जो दूसरे जो पार्ट हैं, जो फिजिकल ज्योग्राफी के जो पार्ट हैं, उनको डिटेल में अब हम जब हायर स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ेंगे तो उनके अंदर काफ़ी डिटेल में उनको रीड करेंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर की क्या कंडीशन है। अगर हम बात करें कि क्लाइमेटोलॉजी की कम्प्लीटली जो मानसून सिस्टम है उसका क्या सिस्टम है, तो वो सब बातें हम जब हायर स्टैंडर्ड की बुक्स रीड करेंगे, जब उनको काफ़ी अच्छे डिटेल में रीड करेंगे। फिर यहाँ पे इंडियन क्लाइमेट के बारे में ही दिया हुआ है कि इंडिया के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है। फिर बात की गई है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ की। यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो चीता है उसका री-इंट्रोडक्शन होने वाला है। अब ये इन्वायरमेंट का टॉपिक भी है। नुर्रा देही नाम की जो जगह है, वो कूनो पालू नाम की जो जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे री-इंट्रोडक्शन होने वाला है अफ्रीकन चीता का। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके की जो बातें हैं इनके बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। पता किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये ज्योग्राफी की कुछ जो वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्टेड एरिया, इन सब की जो बातें हैं ये यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट के अंदर भी इससे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे लास्ट चैप्टर इसके अंदर पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन की बात की जाएगी कि पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज होती है, किस तरीके से डिक्रीज होती है। ये हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है और ह्यूमन ज्योग्राफी की कुछ बातें अपने को पता होनी चाहिए। 2019 के पेपर के अंदर भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इस तरीके के जब क्वेश्चन जब आते हैं पेपर के अंदर में और जब ये काफ़ी इजी होते हैं, एनसीईआरटी में ही मेंशन है, तो उन सब टॉपिक्स के बारे में जब आप पेपर दे के निकलते हो, पेपर देने के निकलने के बाद में रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि एनसीईआरटी को डेडिकेटेड वे में हमको रीड कर लेना चाहिए था, डेडिकेटेड वे में हमको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था। किसी भी आप कोई भी बुक रीड कीजिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कभी भी कोई भी बुक रीड कीजिए, जो सोर्सेज हैं वो मिनिमम रखिए। मिनिमम किस तरीके से, जैसे एक बुक रीड की, पर वो बुक आपको अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए अच्छे से। तो इस तरीके की ये सब कुछ स्ट्रेटजी की बातें थी स्टूडेंट। तो इस तरीके से 6 चैप्टर हैं। तो आज जो हम बात करेंगे इंडिया, उसकी जो क्या साइज़ है, क्या लोकेशन है, किस तरीके से नॉर्थ और साउथ में इंडिया डिवाइडेड है, किस तरीके से ईस्ट और वेस्ट का जो, अगर हम बात करें लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितनी है, अगर हम बात करें कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से निकल रही है, कैप्रिकॉन कहाँ से निकल रही है, कैप्रिकॉन जा रही है नहीं जा रही, इसके अलावा इंडियन नर्दर्न एरिया में लोकेटेड है या सदर्न हेमिस्फीयर में या नर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो इस तरीके की जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस तरीके से हम यहाँ पे रीड करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप इंडिया की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि ये इक्वेटर है। आप अपने मैप, जब आपका अपना एटलास है उसके अंदर भी आप बना लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इस तरीके से जो इक्वेटर है उसको आप बना लोगे तो आपको पता लगेगा कि इक्वेटर एक्चुअली में निकलती कहाँ से है। आप देखिए कि लैटिन अमेरिका को क्रॉस करती है, आप देखिए कि अफ्रीका के बीचों बीच से निकलती है, अफ्रीका को कम्प्लीटली डिवाइड करती है, इंडिया के तो काफ़ी नीचे से जाती है, इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, इक्वेटर का जो 0 डिग्री है उसका कोई कनेक्शन नहीं है। बट कुछ एरियाज़ हैं जो इक्वेटर के आसपास को जो क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं, जो ये इक्वेटर का एरिया है, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे यहाँ पे वेट इक्वेटोरियल यहाँ पे क्लाइमेट पाया जाता है, वेट इक्वेटोरियल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस इंडिया में भी कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो वो स्टूडेंट्स, वो कुछ बेसिकली लोकेशन बेस्ड कुछ चेंजेज हैं, तो उन सब के बारे में जब हम क्लाइमेट से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे, उनको अच्छे से जब डिस्कस करेंगे तो उनके बारे में और अच्छे डिटेल में देखेंगे। तो इंडिया की आप लोकेशन देखिए, जो इंडियन ओशियन है उसके बीचों बीच में लोकेटेड है, जो इंडियन ओशियन है उसके बीचों बीच में इंडिया लोकेटेड है, और इंडिया की वजह से इंडियन ओशियन का जो नाम है वो गिरा है। ऐसा भी बोला जाता है कि जिस कंट्री ने इंडियन ओशियन के ऊपर अपना डोमिनेशन रखा है, इंडियन ओशियन के ऊपर अपना राज रखा है, उसी कंट्री का यहाँ पे एशिया के अंदर दबदबा रहा है, एशिया के अंदर उसका डोमिनेशन रहा है। स्टूडेंट्स, नेवल जो फोर्सेज हैं उनका जो बेसिकली अगर हम बात करें कि हाँ भी हमारा रिसेंटली जो नेवल जो फ्लैग है वो भी चेंज हुआ है, शिवाजी महाराज से इंस्पायर है। इससे पहले आप देखिए कि एंशियंट इंडिया और मेडिवल इंडिया का जब स्टार्ट होने वाला था उस समय में
जो चोला डायनेस्टी हुआ करती थी सदर्न इंडिया में, चोला डायनेस्टी की जो नेवी थी वो किस तरीके से कितनी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। तो इस तरीके से जो नेवल फोर्सेज हैं, जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंडियन ओशन में जो यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जो पोजीशन है, स्मॉल स्मॉल जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं इनका बिल्कुल बेसिकली प्रोटेक्ट करना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मॉल स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं तो उनसे अच्छे रिलेशन रखना, ये इंडिया का एक डिप्लोमेसी का पार्ट होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, सबसे पहले इंडिया एंशिएंट सिविलाइजेशन है, सबसे वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द इन द वर्ल्ड। ये इसने मल्टी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो अचीव की है लास्ट 5 डिकेड के अंदर बात करें, अगर आज़ादी के बाद में अगर हम बात करें। स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पुराने समय की जो सभ्यताएं पाई जाती हैं, जब मानव का विकास हो रहा था, जब सिविलाइजेशन बनने का जो स्टार्ट हुआ, सोसाइटी से सिविलाइजेशन जो बनने लगी, तो वो समय की जो सिविलाइजेशंस के जो एविडेंस हैं वो भी भारत के अंदर ही, हमारे देश के अंदर में मिलते हैं। ये इंडिया का एक वन ऑफ द अचीवमेंट है कि हमारा कल्चर जो कितना प्रोस्परस कल्चर रहा है, जो हमारी हिस्ट्री है वो इस कम्प्लीटली इतना बेसिकली बोलेंगे सैक्रेड हिस्ट्री रही है, तो वो सब इंडिया की यहाँ पे हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है उसको शो करता है। इंडिया ने कंटिन्यू प्रोग्रेस किया है। आज़ादी के बाद में आप देखिए कि कंटिन्यू बहुत सारे चेंजेज आए हैं, कभी गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, इस तरीके की जो यहाँ कंडीशंस हुआ करती थी कि यहाँ पे गरीबी की जो रेखा में जो लोग थे वो कितने ज़्यादा थे। अब प्रेजेंट समय में इंडिया के द्वारा काफ़ी अच्छा चेंजेज लाए गए हैं। कुछ यहाँ पे अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ भी चेंज आ रहा है कंटिन्यू, गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स के द्वारा, पीपल्स की विल पावर के द्वारा चेंजेज आए जा रहे हैं। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में इस तरीके से चेंज है, और भी वुमेन की पोजीशन का में इंक्रीज हुआ है। वुमेन लेजिस्लेटर्स जो हैं, जो हमारे लेजिस्लेटिव्स में जाते हैं, उनकी जो पोजीशन है उसके अंदर चेंज हुआ है। तो ये सब जो वो यहाँ पे इंडिया की जो प्रोग्रेसिव सोर्स है, जो इंडियन गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी पार्टीज़ की जो गवर्नमेंट रही हैं, सभी का कोई ना कोई कंट्रीब्यूट रहा है कंट्री के डेवलपमेंट में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग द रिमार्केबल द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। कभी हमारा देश है PL 480 नाम की एक यहाँ पे सब्सिडी हुआ करती थी, USA से इंडिया को दी जाती थी, तो कम्प्लीटली इंडिया उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद में इंडिया के द्वारा ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट की जाती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में यहाँ पे चेंज आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली यहाँ इंडिया की जो प्रोग्रेस है उसको शो करता है। इंडस्ट्री में आप देखिए कि पहले यहाँ पे बहुत कम इंडस्ट्री हुआ करती थी, अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो इंडिया का जिस तरीके से इंडिया ने यहाँ पे प्रोग्रेस किया है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट समय में, एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है और ना केवल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। आप देखिए कि ब्रेन ड्रेन की वजह से जो इंडियंस हैं वो प्रेजेंट समय में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ इंडियंस ने अपनी प्रेजेंस ना शो की हो। टेक्नोलॉजी देखिए, हमारा जो सदर्न इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल इंडिया का कैपिटल हब है बेंगलोर, तो बेंगलोर ने जिस तरीके से वहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या टेक्नोलॉजिकल जो यहाँ पे चेंजेस लाए गए हैं वो इंडिया की यहाँ प्रोग्रेस को ही शो करता है। ओवरऑल इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसी को शो करता है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब कंप्लीट वर्ल्ड, स्टूडेंट जब कंप्लीट जो वर्ल्ड था वो दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ था, दो हिस्सों के अंदर बिल्कुल बटा हुआ था। एक तरफ USSR था, एक तरफ यहाँ पे जो US का डोमिनेशन था। उसी समय में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इजाद किया गया, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हमको कोई यहाँ पे बेसिकली कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा बने। हम कुछ ऐसे कंट्रीज़ को लेके नॉन अलाइन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया यहाँ पे हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उस समय के। तो ये इंडिया का जो बेसिकली जो प्रोग्रेसिव थॉट है, डिप्लोमेटिक जो यहाँ पे प्रोग्रेस की है इंडिया ने, उन सबको यहाँ पे शो करता है। इंडिया की ये बेसिकली ये जो स्टेप्स लिए गए इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा, इंडियन लीडर्स के द्वारा। अगर हम बात करें सबसे पहले, अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से चेंजेज आए हैं यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड बात करें तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है स्टूडेंट्स, आपको भी पता
है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम कम्प्लीटली लाई करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बेसिकली क्या है, इक्वेटर के जो नॉर्थ वाला इलाका है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला गया है। इक्वेटर के जो सदर्न वाला इलाका है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला इलाका है, उसको यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर बोला गया है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम्प्लीटली इंडिया का जो कम्प्लीट यहाँ जोग्राफी है, कम्प्लीटली जो लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है स्टूडेंट्स। इसका मेन लैंड मास की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ लैटिट्यूड्स बताए गए हैं। इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड तक जो लोकेशन है वो है। ये आपको बेसिकली स्टूडेंट्स याद तो आपको हो जाएंगे, आप ऐसे नहीं है कि इनको लिख के आप याद करने का स्टार्ट कर दो, बट आप 5 या 10 बार जब रीड करोगे, क्योंकि आप देखिए कि अभी हमारा जो मंथ है वो सितंबर का चल रहा है, अभी सितंबर का मंथ है, और कम से कम अक्टूबर या नवंबर में हम एक बार इनको फिर से रिवाइज करेंगे। अक्टूबर या नवंबर में एक बार तो कम से कम करेंगे। अभी एक बार रीड कर रहे हैं, एक बार यहाँ पे रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद में आप देखिए जनवरी फरवरी में भी एक बार रिवाइज हुआ इन्हीं सब टॉपिक्स को। फिर उसके बाद में आज जब हम लास्ट फेज में रहेंगे तो मल्टीपल 2 बार या 3 बार रिवीजन करेंगे, तो टोटल आपका 4-5 बार रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन होने की वजह से आपको याद हो जाएगा। आप यहाँ पे बेसिकली अगर आपको देखना है तो आप 8 डिग्री देख लीजिए, 37 डिग्री देख लीजिए कि यहाँ पे एक्सटेंड करता है लॉन्गिट्यूड्स में, 68 एंड 97 के बीच में है। ये आपको बेसिकली इनके बारे में पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो बीचों बीच से निकलती है। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक होमवर्क है स्टूडेंट्स, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन जिन स्टेट से निकलती है उनके बारे में ज़रूर लिखिए। इससे पहले भी कुछ बच्चों ने लिखा था, जब हमने 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो रीड की, उसमें लिखा। बट स्टूडेंट्स फिर से लिखिए, क्योंकि आप जितना जो अगर आप थोड़ा रीड कीजिए बट उसको बार बार रीड करोगे, लिखने में तो क्या है, एक कमेंट कर देना आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से पास होती है। अगर आपने पहले भी लिखा है और आपको याद है तो आप दोबारा से लिखना, आपको याद दोबारा आ जाएगा। जो कोई स्टेट्स हैं, जैसे आप देखिए कि राजस्थान से निकलती है, गुजरात से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, यहाँ एक आपको इम्पोर्टेंट मैं बात बताता हूँ, इसमें मैंने पहले भी बताई है कि एक रिवर है माही रिवर। तो माही रिवर बेसिकली यहाँ मध्य प्रदेश से राजस्थान को आती है, फिर वापस ये गुजरात की तरफ चली जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे आती है और एक टर्न लेके फिर ये नीचे चली जाती है। तो माही रिवर ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करती है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। जैसे आप देखिए कि 2018 के समय में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमारा सदर्न इंडिया है। ये देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये यहाँ सपोज कीजिए यहाँ चेन्नई है, और अगर हम बात करें कि बेसिकली यहाँ पे जो है बेंगलोर का पोजीशन है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बेसिकली हम अगर बात करें कि जब हमारे दिमाग के अंदर आता है, कोई भी नॉर्मल पर्सन बोलता है कि चेन्नई एंड बेंगलोर में कोई मोर साउथ में कौन सा होगा, तो मोर साउथ में सभी लोग इस तरीके से सोचते हैं कि चेन्नई ज़्यादा साउथ में होगा, चेन्नई कम्प्लीटली साउथ में होगा। बट यहाँ अगर जोग्राफिकल पोजीशन की बात करें तो पॉइंट जो 5 है उसका डिफरेंस है। चेन्नई नॉर्थ के अंदर में है, बेंगलोर साउथ के अंदर में है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक से 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में डायरेक्टली नहीं था, बस इसी नॉलेज के बेस एक 3 स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट ये था। तो इस तरीके की आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इस तरीके की आपको नॉलेज होगी। इस तरीके की जो बहुत सारी जो चीज़ें जब आप रीड करोगे, या आप बेसिकली ये तो रीड करने से ही आती हैं। आपकी जितनी भी डाइवर्स नॉलेज आप गेन करते हो रीड करने से ही गेन करोगे। वो आप इस तरीके से नहीं है कि आप बेसिकली कि एकदम से वो ज्ञान प्राप्ति हो गई, उस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आप लिखना, कौन कौन से स्टेट से ये पास करती है, फिर से लिखना, अगर लिख दिया है तो दोबारा से लिखना। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये कंट्री को 2 हिस्सों में कम्प्लीटली डिवाइड करती है। टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड ये लाई द अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप नाम के 2 हमारे आइलैंड हैं। यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार हैं, यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप हैं। स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है हमारे लिए कि 10 डिग्री नाम की एक जो लाइन है, 10 डिग्री नाम का जो चैनल है, वो यहाँ पे निकोबार और अंडमान निकोबार को डिवाइड करता है। इसी तरीके से लक्षद्वीप में 8 डिग्री, 11 डिग्री, ये सब जो यहाँ पे कट करते हैं, जो सेपरेट करते हैं 2 लैंड मास को, उन सब के बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना। अगर कमेंट सेक्शन के अंदर भी ना लिखो तो आपके नोट्स ज़रूर बना लेना इसके बारे में, क्योंकि इन सब टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि एक बार 2014 के अंदर में
2014 या 13 के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा गया था 10 डिग्री के बारे में, कि 10 डिग्री हमारी जो लाइन है वो किसको बेसिकली सेपरेट करती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आ गया तो फिर उसके बाद में आपको एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम होगी। और इस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर दो दिक्कत होती हैं स्टूडेंट्स बेसिकली। एक हो सकता है कि आपको अंदाज़ा लग रहा हो और एग्जैक्ट याद ना हो, और ये सबसे सबसे जो गलत सिचुएशन होती है, जिसके अंदर आपको पता है कि वहाँ से 8 डिग्री भी निकलता है और 9 डिग्री भी निकलता है, बट हमको पता नहीं है कि वो मध्य प्रदेश को सेपरेट कर रहा है या छत्तीसगढ़ को सेपरेट कर रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से जो आपको हाथ आया पर मुँह ना लगा, उस तरीके वाली जो बेसिकली पोजीशन है कि आपको याद भी है कोई टॉपिक और कम्प्लीटली टू द फैक्ट भी याद नहीं है, तो आपको टू द फैक्ट याद कीजिए कि 10 डिग्री मैंने वो बेसिकली एग्जाम्पल जो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ का तो उसी तरीके से दिया था। यहाँ पे आप देखिए कि 10 डिग्री मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास तो क्रॉस नहीं करेगी, वो यहाँ पे क्रॉस करेगी। 10 डिग्री है, 8 डिग्री है, 9 डिग्री है। तो इन सब के बारे में आप अच्छे से एक बनाना नोट्स, अगर हो सके तो कमेंट भी करना कि 8 डिग्री किनको सेपरेट करती है, 9 डिग्री किनको करती है, 10 डिग्री किनको सेपरेट करती है। तो स्टूडेंट्स हमने लोकेशन देखी, वास्ट कंट्री है, कुछ जो लोकेशंस हैं उन जो नंबर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए कि इसके बीच में यहाँ पे लोकेटेड है। ये बेसिकली हमारे जो टाइम के लिए जो बताए गए हैं वो नंबर हैं, जो टाइम जिनसे डिसाइड होता है। यहाँ पे जो आप डिफरेंस देखिए, एक जो डिग्री है उसका इक्वल 4 मिनट होता है, तो हमारे ओवरऑल जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 2 आवर के आसपास है। कम्प्लीटली जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है और हमारा गुजरात का जो एरिया है उसके बीच में कम्प्लीटली 2 घंटों का डिफरेंस है। अगर हम अगर हम ये जो लाइन्स हैं उनके अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड करें तो इंडिया ने फिर 82.5 है उसको अडोप्ट किया है, जो मिर्ज़ापुर से पास होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 82.5 है वो कहाँ से क्रॉस होती है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, आप बेसिकली इंडिया का मैप है और मैप के बारे में ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द मैप। ये हमारा 82.5 है। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम पीरियड है वो इसी से डिसाइड होता है। सबसे पहले बात करें कि हमको ये जो लेंथ है नॉर्थ टू साउथ और यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है इसके बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया की जो लेंथ ज़्यादा किस साइड है और कितनी लेंथ है, ये आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं कि साइज़ की बात करें तो इंडिया का जो लैंड मास है वो काफ़ी हाई है। 2.4% टोटल जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का यहाँ पे। इसका 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर में। लैंड मास काफ़ी सही है। लैंड मास सही होने के साथ साथ ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो कोस्टल बाउंड्रीज हैं वो भी इंडिया के अंदर में जो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा कोस्टल बाउंड्री काफ़ी हैं। आप ओशियन के अंदर आप हमारा जो बेसिकली कोस्टल लाइन होने की वजह से यहाँ बेसिकली नेवी हमारा जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। बट यहाँ पे स्टिल एक प्रॉब्लम है इंडिया में, जो शिपिंग इंडस्ट्री है, शिपिंग इंडस्ट्री की अभी भी इंडिया का में जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लो लेवल पे वर्क होता है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी इंडिया का जो वर्क है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया में आपको देखने को मिलेंगी यंग फोल्ड माउंटेन्स, जो आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेंगी, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में देखने को मिलेंगी। एंड साउथ में आपको साउथ ऑफ अबाउट द 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगन्स ए टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन, जो डिवाइड करता है इट इनटू द 2 सी, इंडियन अरेबियन सी एंड द वेस्ट में होता है और हमारा बे ऑफ बंगाल ईस्ट के अंदर होता है। ये बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि वो हमारा जो बेसिकली पेनिनसुला का एरिया है, जो डेक्कन प्लेट्यू है, उसके बारे में बात की गई है कि इंडिया में और क्या फिजिकल फीचर्स हैं। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि जो गुजरात है और जो अरुणाचल प्रदेश है उनके बीच में कम से कम 2 घंटे का जो डिफरेंस है, इसलिए इंडिया ने जो मिडिल वाला जो एरिया है जो मिर्ज़ापुर में जो पास होती है 82.5, इसको इंडिया ने चूज़ किया एज ए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पीरियड, जो होल कंट्री के लिए इक्वल एक फीलिंग दे। इसके अगर हम बात करें जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो ड्यूरेशन ऑफ द डे को यहाँ इन्फ्लुएंस करता है, नाइट को करता है अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे एक बार 2015 में क्वेश्चन आ गया था इसी पॉइंट से, आपको ये पता होना चाहिए। वैसे आप इसको अच्छे से रीड करना, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। ये टाइम पीरियड से रिलेटेड ही बात है कि जो हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम लैटिट्यूडनल ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ द डे और नाइट है उसके अंदर आपको डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट का जो डिफरेंस है वो इस तरीके से बात है, जैसे आप कभी कनाडा अगर आप गए हो तो कनाडा के अंदर आप देखिए कि रात को 9 बजे होंगे
एक समय में जब अगर जो सूरज का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जो इक्वेटर उस तरफ से सनलाइट जब जब गिर रही होती हैं तो उस समय की बात है ये। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ होंगी तो यहाँ पे 4 बजे ही अंधेरा होने लगेगा और 4 बजे ही आपको रात हो जाएगी। तो जब अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स जब आप कनाडा अगर विजिट करोगे कभी समर के समय में तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आप देखिए कि बेसिकली कनाडा के अंदर में यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि रात के 9 बज रहे हैं और ऐसा फील होगा जैसे इंडिया में जो 6 बजे या 7 बजे के आसपास जो समय है जिस तरीके का होता है उस तरीके का आपको फील होगा। तो वो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट है वो चेंज होता है जैसे आप सदर्न से जब नॉर्दर्न एरिया की तरफ पोल की तरफ आप ट्रेवल करते हो तो आपको देखने को मिलेगा ये। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया एंड द वर्ल्ड की, इसके अंदर बात की गई है वर्ल्ड के साथ में इंडिया का क्या रिलेशन रहे हैं उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हम इसके अंदर बेसिकली देखें इंडिया का जो लैंड मास है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इंडिया का यहाँ पे सेंट्रल में लोकेशन है, कम्प्लीटली सेंट्रल में लोकेशन है इंडिया का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं, साउथ से अगर आप साउथवर्ड एक्सटेंड करें एशियन कॉन्टिनेंट में तो यहाँ पे आपको इंडियन लैंड मास देखने को मिलेगा। ट्रांस इंडिया ओशियन रूट है जो कनेक्ट करता है यूरोप के कंट्रीज़ को और भी बहुत सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। ट्रेड के लिए सबसे अच्छा रूट है इंडियन ओशियन और उसी के बीच में लोकेटेड है हमारा इंडिया, हमारा ये ब्यूटीफुल सा कंट्री। इसके अलावा बात करें कि इसके अंदर बताया गया है कि डेक्कन पेनिनसुला जो है इंडियन ओशियन की तरफ है, हेल्प करता है इंडिया को इस्टेब्लिश करने में। इसका जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ट्रेड जो रिलेशंस हैं वेस्ट एशिया के साथ में। स्टूडेंट्स आप देखिए कि वेस्ट एशिया के जो पुराने हमारे जो रिलेशन रहे हैं ट्रेड रिलेशन, उनको अब बेसिकली रिवाइवल करने की कोशिश की जा रही थी। प्रोजेक्ट मौसम भी लॉन्च किया गया था 2015 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि एंशियंट जो ट्रेड रूट हैं जो हमारे वेस्टर्न एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारे जो रिश्ते रहे हैं पुराने समय से, जो व्यापार के इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय के या उससे पहले के, तो उन सब ट्रेड रूट्स को एक बार फिर से रिवाइवल किया जाए। इंडिया का बेसिक पर्पज़ ये है कि इंडियन ओशियन में इंडिया का जो डोमिनेशन होना चाहिए, इंडियन ओशियन के अंदर इंडिया का बेसिकली यहाँ पे राज होना चाहिए, ये इंडिया का एक कॉन्सेप्ट है और वो होना भी चाहिए स्टूडेंट्स। कि अगर आपको इंडियन ओशियन के ऊपर राज करना है, अगर आपको एशिया के अंदर आपको अपना डोमिनेशन शो करना है तो मिनिमम आप इंडियन ओशियन के अंदर आपका इतना अच्छा कोस्ट लाइन है, इतना लेंथी कोस्ट लाइन होने की वजह से आपको इसका मैक्सिमम यूज करना चाहिए। तो इंडिया ने वेस्ट एशिया के साथ क्लोज रिलेशन रहे हैं, अफ्रीका के साथ में, यूरोप के साथ में, वेस्टर्न कोस्ट एंड अगर साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया की तरफ हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ and indeed it is the India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it। तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर जितना जो कोस्ट लाइन में जो बाउंड्री शेयर की गई है इतना किसी भी कंट्री के पास नहीं है और ये बेसिकली इंडिया का एक जो पोजीशन है उसको शो करता है कि जोग्राफिकली पोजीशन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है इंडिया के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ये ट्रेड रूट के बारे में बताया गया है इंडिया की, आप ये लोकेशन देखिए, लोकेशन के साथ इंडियन ओशन के बारे में देखिए कि यहाँ से जो रिलेशन रहे हैं वेस्ट एशिया के साथ में, इधर ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में अच्छे ट्रेड के रिलेशन रहे हैं, चाहे वेस्ट कोस्ट से बात करें चाहे ईस्ट कोस्ट से बात करें। और जब कम्प्लीटली यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था पार्टीशन से पहले, तो बांग्लादेश के अंदर एक पोर्ट था चिटगांव पोर्ट, उसका काफ़ी अच्छा यूज़ किया है उस समय में। और जो पाकिस्तान के अंदर जो पोर्ट हुआ करता था कराची पोर्ट, उसका काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। ये जो इंडियन जो पोर्ट्स हैं, इंडिया के जो बंदरगाह हैं, इनको तो बाद में डेवलप किया गया है, बाद में काफ़ी समय बाद में अच्छे से डेवलप हुए हैं। जो प्रारंभिक जो नेचुरली यहाँ पे जो पोर्ट्स रहे हैं वो कराची और चिटगांव रहे हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यही जो हमारे जो सदर्न एरिया के जो वेस्टर्न एरिया के कुछ स्टेट्स हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो पोर्ट की अवेलेबिलिटी की वजह से और वेस्टर्न जो एशिया है या हम बात करें कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ में अच्छा ट्रेड रिलेशन होने की वजह से यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो हमारे जो वेस्टर्न एशिया की जो वेस्टर्न एरिया की जो कंट्री हैं वेस्टर्न डायरेक्शन में, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे आपको जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के बाद के समय में जो स्वेज कैनाल है वो डेवलपमेंट हो गया। तो पहले जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि पहले जो इंडिया का जो कोई सामान है वो अगर यूरोप में जा रहा है तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बेसिकली केप ऑफ गुड होप है,
जो यहाँ पे अफ्रीका के सदर्न में लोकेटेड है, तो उसको कंप्लीट क्रॉस करके जाना करना होता था। सुएज कैनाल ओपन होने की वजह से आप इजीली रेड सी होते हुए यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो और मेडिटेरियन सी होते हुए अपना जो सामान है वो आप पहुँचा सकते हो यूरोप के अंदर में। तो ये इंडिया का यहाँ पोजीशन के बारे में शेयर किया गया है। इसके अलावा बात करें कि इंडिया का जो वर्ल्ड के साथ में जो कॉन्टैक्ट है वो कंटिन्यू रहा है थ्रू द एजेज। एंशियंट सिविलाइजेशंस के समय में यहाँ पे जो अच्छा मैरीटाइम कॉन्टैक्ट रहे हैं वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं उनके साथ में। वेरियस पासेज हैं माउंटेन्स के अंदर में जिनके थ्रू सेंट्रल एशिया के जो ट्रैवलर्स हैं वो कंटिन्यू आए हैं। कुछ ना कुछ पास हमारे यहाँ पे रहे हैं जो पास होते हैं माउंटेन एरिया से, उसके थ्रू आप देखें कि इस एरिया से बहुत सारे हमारे इंडिया के ऊपर इन्वेडर्स भी आए हैं, समय समय पे उन्होंने हमारे यहाँ पे अटैक भी किया है। इसके अलावा इंडिया के जितने भी रिश्ते रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, इनके बारे में हम हमारे जो एंशियंट जो यहाँ पे लिटरेचर है, जो हमारे एपिक्स हैं, इनके अंदर भी हमको देखने को मिलता है, उपनिषद के अंदर भी देखने को मिलता है। इंडिया की साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है जिसमें डेसिमल सिस्टम है, जीरो का जो नंबर है, इन सब के बारे में, जो म्यूजिक है इंडिया का, इंडिया के जो यहाँ मसाले हुआ करते हैं, तो मसाले तो इंडिया के काफ़ी फेमस हैं जिसकी वजह से यूरोप की जो यहाँ पे जो कंपनियां हैं वो इंडिया के अंदर आती हैं और मसालों के व्यापार से जो जितनी भी जो कंपनियां हैं मसालों का व्यापार है, या अगर हम बात करें इंडियन टेक्सटाइल है जो यहाँ पे मलमल या जो बना करता था जिसका यूज़ किया करते थे बेसिकली यूरोप के अंदर में, तो उनकी वजह से तो यहाँ ट्रेड स्टार्ट हुआ। उसके बाद में उन लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंडिया में जो गोल्ड है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, तो उनको सोचने के लिए मजबूर किया कि ये कंट्री कितना रिच होगा, कितना प्रोस्पेरस होगा। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश करी, धीरे धीरे यहाँ पे राज किया। ये सब चीज़ें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर रीड करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडियन जो स्कल्पचर हैं, आर्किटेक्चर हैं, इनका बेसिकली जो वेस्टर्न एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में ट्रेड रिलेशन होने के साथ साथ हमारे आर्किटेक्चर के ऊपर भी इफेक्ट हुआ। बहुत सारे जो मीनार सिस्टम का है, जो डोम सिस्टम है, ये सब हमने वहाँ से अडोप्ट किए हैं। बहुत अलग अलग यहाँ पे सिविलाइजेशंस आई, अलग अलग यहाँ पे डायनेस्टीज़ ने रूल किया। अलग अलग इन डायनेस्टीज़ ने जब रूल किया इंडिया के अंदर में, तो उन डायनेस्टीज़ के रूल के समय में बहुत सारे जो आर्किटेक्चर हैं उसके अंदर चेंजेज आए। तो ये हमारे आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है। आर्ट एंड कल्चर में किस तरीके से हम रीड करेंगे, किस तरीके से इंडिया में जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर चेंज आता है, मंदिर जो बनते हैं उनके अंदर क्या चेंज आता है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में रीड करेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर रीड करेंगे। जब इंडिया, ये स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे इंडिया और इसकी नाइबर कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि हमारे जो नाइबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। चाहे आप भूटान की बात कर लीजिए, नेपाल की बात कर लीजिए, पाकिस्तान का पार्टीशन के बाद से इंडिया के रिश्ते सही नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो बाउंड्री लाइन है वो एक वन ऑफ द कंटेंशियस इशू है बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में इंडिया का। चाहे आप पाकिस्तान के साथ देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे बेसिकली बांग्लादेश के साथ में जो बाउंड्री लाइन है उसका तो इतना डिस्प्यूट नहीं है, तीस्ता रिवर का काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया का नेपाल के साथ में अभी जो काला पानी एंड कुछ लिम्पियादूरा नाम की जो जगह हैं उनके लिए जो विवाद है वो स्टार्ट हुआ है। वहाँ 1828 की एक ट्रीटी है, उसके अगेंस्ट में नेपाल के द्वारा कुछ अलग ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं। कुछ एरियाज़ हैं, काला पानी नाम की एक जगह है उत्तराखंड के अंदर भी, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे कुछ यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे इंडियन ओशन के भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें श्रीलंका है, पाक बे है यहाँ पे जो सेपरेट करती है, मालदीव नाम की कंट्री हैं। तो ये इस तरीके के हमारे डिफरेंट जो नाइबर कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे जो ट्रेड रिलेशन है। यहाँ पे म्यांमार है, अच्छे भी रहे हैं, बेकार भी रहे हैं समय के साथ साथ, ये डिप्लोमेटिक पार्ट है। तो ये हमारे नाइबर कंट्रीज़ हैं, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये सब कंट्रीज़ ही मिलके सार्क बनाते हैं, साउथ एशियन जो यहाँ पे हमारा जो एक ग्रुप है उसको बनाते हैं, जो यहाँ पे बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया। सबसे लास्ट कंट्री जिसको ऐड किया गया वो अफ़गानिस्तान को ऐड किया गया इसके अंदर में। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया का जो साइज़ है, इंडिया का जो लोकेशन है उसके बारे में हमने देखा। हमने इसमें देखा कि इंडिया का जो लोकेशन है वो किस तरीके से है, साइज़ किस तरीके से है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, बहुत सारे चेंजेज आए हैं समय के साथ में इंडिया में, तो इन सब के बारे में देखा। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, इतना कुछ ज़्यादा रीड करने से रिलेटेड था नहीं इसके अंदर में। हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके अंदर थोड़ा डिटेल में हैं, तो उनके अंदर टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, उनको हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। इन टॉपिक्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी भी रीड किया है 2-3 बार। तो स्टूडेंट्स, आप रीड कीजिए इसको। थैंक यू वेरी मच।